हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशंस हैं वो 18 जुलाई 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों के डीएससी पेपर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सो इस वीडियो के माध्यम से हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल्ड में डिस्कस करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे एंड जानेंगे सिलेबस को बेहतर तरीके से, ये समझेंगे कि कौन से कंटेंट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को कवर करने हैं। So dear students, I hope all of you will like this video. So let's begin. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप जानते हैं कि आप लोगों को इस पेपर में केवल 4 यूनिट्स गिवन हैं जो कि आपको कवर करनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, 4 यूनिट्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की यूनिट 1 की, जो कि है एक बेसिक यूनिट है, एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है, जिसमें आप लोगों को ये जानना है कि आखिरकार क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड किस प्रकार वो जो है इवॉल्व हुआ है एंड क्या क्या उसके पर्सपेक्टिव हैं, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एंड किस प्रकार आप लोग जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज कर पाते हैं। सो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मायने हैं, क्या अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके का कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट है टुवर्ड्स अचीविंग सम कॉमन गोल्स, यानी कि कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप लोगों को कोऑपरेटिव होकर एक ह्यूमन एफर्ट जो है लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब है टू सर्व, यानी कि सेवा करना, टू लुक आफ्टर पीपल, पीपल की तरफ जो है आप लोगों को देखना, एंड टू मैनेज अफेयर्स, जितनी भी अफेयर्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैनेज करना। सो इस सेंस में बात करी जाए तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके का ऐसा मैनेजमेंट है किसी भी अफेयर्स का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि वो अपने कॉमन गोल्स को किस प्रकार जो हैं अचीव कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस, एक प्रोसेस है या फिर कोई एक तरीके की एक्टिविटी है, ठीक है, जहाँ पर आप कोई बिजनेस जो है वो रन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप रन करते हैं एक अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या फिर बिजनेस गोल को, तो वो क्या है, एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, अगर हम आम भाषा में कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट इन एक्शन, यानी कि जो सरकार आप लोगों को दिखती है एक्शन में, वो ही क्या है, एक तरीके का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट इन एक्शन की, तो इसका मतलब है कि जो पर्पस हैं, ठीक है, जो गोल्स हैं गवर्नमेंट के, वो आप लोग जो हैं रियलाइज़ कर पाएँ, यानी कि जिसको हम कहते हैं सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को पढ़ना है, जो कि एक तरीके का मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पीपल के बिहाफ जो है काम करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, लॉ बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, एंड अटेम्प्ट टू अचीव कॉमन गोल एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू पब्लिक एट लार्ज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ये बताएं कि आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कौन हैं एंड उन्होंने कौन सी एक बुक लिखी जिससे हम ये जानते हैं कि वो जो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर जो है ज़रूर पोस्ट करें।
आइए बात करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक ए पर, जो कि है एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आपको पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम इंडिया, जिसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके पर्सपेक्टिव से आप लोगों को यहां पर कवर करना है ये टॉपिक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप ये बात समझें कि जो एंशियंट रूट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, वो हमें देखे जा सकते हैं अर्थशास्त्र से, जो कि एक ट्रिटाइज थी ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस, जो कि चाणक्य के द्वारा जो है लिखी गई इन 4th सेंचुरी BC। अब देखिए जो अर्थशास्त्र है वो काफ़ी टॉपिक्स को जो है कवर करती है, जहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, टैक्सेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एंड फॉरेन पॉलिसी। ये जो है एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ इथिकल कंडक्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें जो है ये इम्पैक्ट डालता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर इन इंडिया एंड बियॉन्ड। बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रोवाइड करता है एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, बेसिकली ये जो है एक तरीके का जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें प्रोवाइड कराता है एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, वेलफेयर सर्विसेज एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो देखिए जो अर्थशास्त्र है वो 1905 तक कोई नहीं जानता था कि इन एंशिएंट रूट्स जो हैं इंडिया के, उसमें कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ व्यू जो है प्रोवाइड कराती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो ये है ये डिस्कवर करी गई एक लाइब्रेरियन के द्वारा, जो कि जिनका नाम है R सामस्त्रे। ठीक है, वो एक लाइब्रेरियन थे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में। ठीक है, उन्होंने कुछ अपने जो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने का प्रयास करा, तो वहाँ पर एक तरीके की कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है देखने को मिली। ठीक है, तो उन्होंने उसको सबसे पहले संस्कृत में उनको ट्रांसफ़र करवाया, ठीक है, ट्रांसलेट करवाया उनको। देन उसके बाद जो है हमने देखा कि उन्होंने 1909 के अंदर जो है वो उन्होंने पब्लिश करा। ठीक है, तो 1909 से आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो एक तरीके का एंशिएंट रूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इसके जो हैं 15 पार्ट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं 15 बुक हैं। इसके अंदर 150 चैप्टर हैं, अबाउट 600 इसके अंदर आप लोग जो हैं कह सकते हैं जो वर्सेस हैं वो आप लोग इसके अंदर देखने को पाते हैं। अब देखिए ये एज्यूम करा जाता है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं कौटिल्य के द्वारा जो है लिखा गया है, एंड इसको कहीं ना कहीं जिनको हम कौटिल्य को चाणक्य नाम से भी जानते हैं, विष्णु गुप्ता के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अर्थशास्त्र है उसको कहीं ना कहीं एंशिएंट रूट ऑफ इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखा जाता है। जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है अर्थशास्त्र, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है हमें कुछ एविडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इनफ है, एक इनफ एविडेंस है जो कि प्रोवाइड कराता है कुछ नॉलेज अबाउट द एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तौर पर यहाँ से जो है क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक बी, जो कि है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको पूरा ओवरव्यू जो है थ्योरेटिकल जर्नी जो है आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। अगर हम बात करें मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल स्टेजेस से गुजरता है। अगर हम स्टार्ट करें विद द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जो कि सेपरेट करता है पॉलिटिक्स को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फॉलो करा जाता है क्लासिकल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल स्टेजेस के द्वारा, जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करते थे एफिशिएंसी, ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशल इक्विटी रिस्पेक्टिवली। अगर हम करंट स्टेज की बात करें तो उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एम्फेसाइज करती है नीड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू नीड्स ऑफ सिटीजन्स एंड टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद द स्टेक होल्डर्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को जो क्लासिकल स्टेज है एंड जो फाइनली जो आप लोग देख पाते हैं वो जो स्टेज है वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, अगर क्लासिकल स्टेज की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी की, जो कि इमर्ज होती है 19th एंड 20th सेंचुरीज में, जो फोकस करती थी इन प्रिंसिपल्स पर, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी पर बेस्ड थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टॉपिक सी, विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं, जिसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एथिकल कंडक्ट। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप यहाँ पर ब्रीफली जो हैं डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेल्प करते हैं टू इंश्योर दैट public resources are used effectively and efficiently to serve the needs of citizens। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अनदर जो प्रिंसिपल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी आप लोगों को डिस्कस करने हैं, जिसमें इक्विटी है जो कि रेफर करती है द फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो इक्विटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती है टू इंश्योर डैट vulnerable and marginalized groups are not left behind and that everyone has access to the resources and services they need to live a dignified life। तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रिंसिपल्स भी आप लोगों को कवर करने हैं। देन अगर हम बात करें फाइनली थ्योराइजिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज करना है, जिसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आप डेवलपिंग थ्योरीज and frameworks to understand and explain the nature and practice of public administration। अगर हम कुछ की थ्योरीज की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें शामिल करी गई हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जो कि सेपरेट करती है जैसे कि आपको हमने बताया पॉलिटिक्स को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स इन अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड थ्योरी ऑफ पब्लिक चॉइस जो कि अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू पब्लिक डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आप लोगों को कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये आप लोगों का यूनिट 1 का कंटेंट है, टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो टॉपिक ये है जिसमें आपको एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो प्रिंसिपल्स हैं एंड जो थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 3 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर क्लियर कर लें कि आप लोग ये जान लें कि आखिरकार क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या उसके प्रिंसिपल हैं, क्या उसके स्कोप हैं, क्या उसका नेचर है, एंड किस प्रकार उसका जो एंशिएंट रूट में उसका जो है हमें एविडेंस जो है देखने को मिलता है अर्थशास्त्र के तौर पर। एंड ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो मॉडर्न रूप है ये क्या है, क्या इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, एंड फाइनली आप किस प्रकार डिफरेंट थ्योरीज के माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज कर पाते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप जान गए होंगे यूनिट 1 का क्या कंटेंट है, क्या इसमें आप लोगों को कवर करना है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। सो नाउ डियर ऑल लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 2 विच इज़ मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट थ्योरीज को कवर करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की, रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी की, एंड इकोलॉजिकल अप्रोच की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। तो देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसको हम टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके की क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि डेवलप करी गई थी फ्रेडरिक विंसेलो टेलर के द्वारा इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज। ये थ्योरी जो है ये एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
टेलर का ये मानना था कि जो बेस्ट वे है किसी भी एफिशिएंसी को अचीव करने की वो ये है कि आप जो टास्क है, जो वर्क है, उसको ब्रेक डाउन कर दें इनटू द स्मॉलर टास्क एंड टू यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म ईच टास्क। उनका ये भी मानना था कि जो इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग वर्कर्स का, जो वो परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू इंकरेज वर्कर्स टू परफॉर्म एट द बेस्ट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि जो फ्रेडरिक टेलर थे वो जो हैं पहले और एक फॉरमोस्ट अमंग द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इनकी जो क्लासिकल थ्योरीज़ की बात करें तो वो जो हैं इसमें अलग जो उनकी थ्योरीज़ निकल कर आती हैं वो है फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर हम जो है क्लासिकल थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो क्लेम करते हैं टू बी साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल, दैट इज़ दे वर एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी टाइप, प्राइवेट और पब्लिक, इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। सो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस थ्योरी को आप जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह जो हैं समझने का प्रयास करें। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। ये जो कंसेप्ट है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी ये डेवलप करा गया मैक्स वेबर के द्वारा, जो कि एक जर्मन आप कह सकते हैं सोशोलॉजिस्ट थे इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है वो रेफर करती है अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय एन हिरारिकल स्ट्रक्चर, अ डिवीजन ऑफ लेबर, अ क्लीन चेन ऑफ कमांड एंड अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। अकॉर्डिंग टू वेबर जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है वो एक मोस्ट एफिशिएंट और एक रेशनल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क है जो कि पार्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई गई है। ये जो है डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करती है, जहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर अलाउज फॉर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज while the hierarchical structure and clear chain of command ensure that decisions are made quickly and efficiently। जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं बिहेवियर को, वो हेल्प करते हैं इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आप लोगों की थ्योरी है जो कि ह्यूमन रिलेशंस की बात करती है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज़ की, तो जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज़ है या फिर जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो एक तरीके का मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि इमर्ज होता है 20वीं शताब्दी में इन द रिस्पॉन्स टू द मैकेनिस्टिक एंड इम्पर्सनल नेचर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज। ये थ्योरी जो है एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो केवल मोटिवेटेड नहीं होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के द्वारा, बट बाय अ रेंज ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज द नीड ऑफ रिकग्निशन, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आप लोगों की थ्योरी है जो कि रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। सो देखिए जो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है इसकी अगर हम बात करें, ये जो थ्योरी है रेशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग ये प्रोपाउंडेड करी गई हर्बर्ट साइमन के द्वारा थ्रू हिज बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो कि पब्लिश होती है 1947 में। हर्बर्ट साइमन जो हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स हैं इन द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम। उनका जो कॉन्सेप्ट है रेशनल डिसीजन मेकिंग का वो कहीं ना कहीं एक तरीके का पाथ ब्रेकिंग थ्योरी है इन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वो जो हैं देते हैं ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग। उनकी जो थ्योरी है वो जो थ्योरी है उनकी रेशनल डिसीजन मेकिंग ये स्टार्ट होती है एक न्यू अप्रोच के साथ टू स्टडी एंड एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन एज हिरारिकल स्ट्रक्चर्ड सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हर्बर्ट साइमन हैं उनको क्रेडिट किया जाता है कि थ्रू इस थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग टू हैव स्टार्टेड अ डिसीजनल अप्रोच टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन द लास्ट अगर हम बात करें इकोलॉजिकल अप्रोच की जो कि फ्रेडरिक्स के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, तो ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये अटेम्प्ट करता है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। जो फ्रेडरिक्स हैं उन्होंने इस अप्रोच का यूज़ करा अलॉन्ग विद सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू फॉर्मुलेट इनोशिएटिव एंड इंटरेस्टिंग मॉडल्स ऑफ एक्सप्लेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़। उनका जो बेसिस था वो ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन सोसाइटल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस
उन्होंने कैटेगराइज करा सोसाइटी को 3 डिफरेंट टाइप्स में, जो कि है फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ये जो रिक्स का इकोलॉजिकल मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अटेम्प्ट करता है ये समझाने में कि जो इंटर रिलेशन है, जो इंटर डिपेंडेंस है, जो म्यूचुअल इम्पैक्ट है बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ है, जो कि इस विश्वास के साथ ये उदय हुआ कि लाइक प्लांट और ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इफ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअली एडजस्ट एंड अडेप्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर ये थ्योरीज़ आप लोगों को कवर करनी है, जिसमें मेन थ्योरीज़ की बात करी जाए तो सबसे पहले आती है आप लोगों की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करें, बेहतर तरीके से आप लोग जो हैं इस थ्योरी को पढ़ें। देन इसके बाद जो सेकंड इसके अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जो कि एल्टन मायो के द्वारा दी गई। इसके बाद है रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो ये जो 3 थ्योरी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जो हैं इन थ्योरीज़ को बेहतर तरीके से कवर करें, बेहतर तरीके से इन थ्योरीज़ को समझने का प्रयास करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आइए अब मूव ऑन करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट पर, जो कि है आप लोगों की यूनिट 3, एंड बताते हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। उन टॉपिक्स के अंदर किस प्रकार आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपकी यहाँ पर कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 3, जिसमें आप लोगों को कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स कवर करने हैं, जहां पर आपको कवर करना है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस यानी कि NPM एंड NPS, मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव हैं गवर्नेंस के, जिसमें गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस एंड मॉडर्न टाइम में जो आप देख पाते हैं डिजिटल गवर्नेंस। ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। सो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यानी कि जो NPM है वो आखिरकार है क्या। सो देखिए, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यानी कि जो NPM है वो एक तरीके का मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि इमर्ज हुआ इन द 1980s एज अ रिस्पॉन्स टू द perceived inefficiencies and ineffectiveness of traditional public sector bureaucracies। ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस टू द पब्लिक सेक्टर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो NPM है ये कैटेगराइज करती है बाय नंबर ऑफ की प्रिंसिपल, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं। ये फोकस करती है ऑन द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स, द यूज ऑफ परफॉर्मेंस measures and targets, the decentralization of decision making, the introduction of market mechanism and the emphasis on customer service and satisfaction। अगर हम बात करें ओवरऑल जो ये NPM है remains an important and influential approach to public sector management. It has been used to develop more flexible and responsive public sector organization that are better able to meet the needs of citizens। अगर हम बात करें नेशनल या फिर आप कह सकते हैं न्यू पब्लिक सर्विस की, तो जो न्यू पब्लिक सर्विस है यानी कि NPS है वो एक तरीके का मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि इमर्ज होता है 1990s में, या फिर आप कह सकते हैं लेट 1990s में, एज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अगर कुछ लिमिटेशंस आप लोगों को देखने को मिलती हैं तो उसकी जगह आप कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं, तो उसी वे में कुछ लिमिटेशंस देखने को मिली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, तो उसकी जगह एक न्यू पब्लिक सर्विस यानी कि NPS जो है मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये इमर्ज होकर आई। ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज सच एज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन शेपिंग पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जो NPS है ये कैटेगराइज्ड है बाय अ नंबर ऑफ की प्रिंसिपल्स, जिसमें इंक्लूडिंग है फोकस ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज, द नीड फॉर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्विटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है जिसमें आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ गवर्नेंस कवर करने हैं, गुड गवर्नेंस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड गवर्नेंस क्या है, तो जो गुड गवर्नेंस है वो एक तरीके की टर्म है जो कि यूज़ करी जाती है टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस इन बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स।
अगर बात करूँ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की, तो जो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है वो एक तरीके का अप्रोच है टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर के जो एक्टर्स हैं वो भी। अगर हम बात करें नेटवर्क गवर्नेंस की, तो जो नेटवर्क गवर्नेंस है वो एक तरीके का ऐसे अप्रोच है गवर्नेंस का दैट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टर्स। अगर हम बात करें डिजिटल गवर्नेंस की, तो जो डिजिटल गवर्नेंस है वो एक तरीके का ऐसा अप्रोच है गवर्नेंस का जो कि एम्फेसाइज करता है द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इंक्रीज सिटीजन एंगेजमेंट एंड इन्हेंस गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये आप लोगों का यूनिट 3 का कंसेप्ट है, ये टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ आप टॉपिक्स यहाँ से जो हैं अपने शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो कि फाइनल यूनिट है यूनिट 4, जिसके अंदर आपको जेंडर पर्सपेक्टिव एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करने हैं, जिसमें आपको जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो 2 टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप लोगों को कवर करने हैं। सो देखिए, जो जेंडर एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये रेफर करता है द वेज इन विच जेंडर शेप्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक तरीके का वे है इन विच गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस अफेक्ट जेंडर रिलेशंस। जो जेंडर है, जो गवर्नेंस है, ये एक तरीके के कैटेगराइज्ड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये एक नंबर ऑफ की प्रिंसिपल्स को शामिल करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग जेंडर बाइसेस एंड जो इनक्वलिटीज़ उनकी बात करते हैं, द नीड ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग वुमेंस पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, एंड लीडरशिप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं। अगर हम बात करें जेंडर सेंसिटिविटी की एंड पार्टिसिपेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये रेफर करती है द वे इन विच द जेंडर इज टेकन इनटू अकाउंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वेज इन विच जेंडर शेप्स द पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ डिफरेंट जेंडर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो ये आप लोगों का ओवरऑल सिलेबस है, ओवरऑल कंटेंट है, यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करनी है अपने पेपर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम बात करें तो यूनिट 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट 1, यूनिट 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 3 यूनिट्स को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं, अगर आप यूनिट 3 को स्किप कर देते हैं या फिर यूनिट 4 को अगर आप स्किप करना चाहें, तो इनमें से कोई भी एक यूनिट आप स्किप कर सकते हैं एंड बेहतर तरीके से अपना जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप पहली 3 यूनिट को कवर करें, या फिर आप पहली, दूसरी और या फिर चौथी यूनिट को कवर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये मैंने यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डेफिनेशन यहाँ पर करी हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ है, जहाँ पर एवरी पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्ट एक साइंस है ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, डी वॉल्ट के द्वारा कहना है। सो ओवरऑल जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके सेंड करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट जो है ज़रूर पोस्ट कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर पता लग गया होगा क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन से थीम्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। So dear all, that's all for today. Thanks for watching this video. I hope you learned something new and enjoyed it. If you have any questions or feedback, please feel free to leave a comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is Padhai with Guru Chela, for more videos like this. Thanks again for watching, and I will see you in the next video soon.